आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ बेसिकली क्या होती है कि जब जो हमारा स्टमक होता है उसकी लाइनिंग जो होती है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी बैक्टीरिया की वजह से या फिर किसी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, किसी जो है वो इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जो है वो कोई जो एजेंट है, ठीक है, जो कि कार्सिनोजेनिक हो, या फिर जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ठीक है, या फिर हमारी जो है वो लाइफस्टाइल में अगर कोई ऐसी जो है वो चीज़ है जिसकी वजह से जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो अगर डैमेज हो जाए, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाए और अल्सर प्रोडक्शन होने लग जाए, अल्सर फॉर्मेशन होने लग जाए, तो वो क्या करेगा, वो लीड कर जाएगा पेप्टिक अल्सर को, यानी कि जो स्टमक की जो लाइनिंग होगी वो डैमेज हो जाएगी और अल्सर जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे वहाँ पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडे: बाय द एंड ऑफ द सेशन लर्नर्स विल बी एबल to discuss the causes, pathophysiology, and manifestation of the diagnostic, medical, and surgical management of the peptic ulcer disease, apply nursing process including assessment, planning, implementation, and evaluation of the care provided to the clients with peptic ulcer disease. Definition: peptic ulcer disease is a condition in which painful sores or ulcers develop in the lining of the stomach or the first part of the small intestine, the duodenum. ठीक है, तो क्या होगा, पेनफुल सोर्स और अल्सर्स जो कि डिवेल्प कहाँ पे होंगे, लाइनिंग ऑफ द स्टमक में या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडिनम में। यानी कि हमारा जो स्टमक होता है वो कहाँ पे एंड हो रहा होता है, पाइलोरस पे, ठीक है, और वहाँ से क्या होगा, ड्यूडिनल एंड होगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लास्ट पार्ट जो हमारे पास होगा किसका, स्टमक का, वहाँ पे अगर कोई अल्सर फॉर्मेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसे हम बोलेंगे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ही आएगा। या फिर अगर लाइनिंग हो रही है स्टमक म्यूकोजा की जो डैमेज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि अगर अल्सर्स वहाँ पे भी हो रहे हैं तो उस कंडीशन को भी हम बोलेंगे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। Normally, a thick layer of mucus protects the stomach lining from the effect of its digestive juices. Normally क्या होता है कि जो म्यूकोज़ा होता है, स्टमक म्यूकोज़ा, वो क्या कर रहा होता है, वो उससे डाइजेस्टिव जूसेस से, यानी कि हमारे जो पेप्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसिड्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे मेटाबोलाइज करवाने के लिए और उसे जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए उसे लिवर में भेजने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उसके लिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और जब ये जो है वो डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी जब वो डैमेज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो जो एसिड होगा वो डैमेज किसको करने लग जाएगा, टिश्यूज़ को, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर जो है वो कॉज होगा। सबसे पहले इसमें रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें कि कौन से जो है वो केसेस में जो है पर्सन जो होते हैं वो रिस्क पे होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा कि ब्रेक इन म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक कम्स इनटू कांटेक्ट विद गैस्ट्रिक जूस अफेक्ट्स 10% ऑफ यूएस पॉपुलेशन। यानी कि अगर ब्रेक डाउन किस में हो रही है, म्यूकोजल लाइनिंग में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, ठीक है, तो उस वो क्या है, वो 10% जो है वो ऐसे पर्सन जो हैं वो इसमें रिस्क पे होते हैं। Duodenal ulcers most commonly the males age 30 to 55, ulcers found near pylorus. अब इसमें क्या होगा कि ड्यूडिनल अल्सर्स, यानी कि जो हमने बात की है कि कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में, और नियर पाइलोरस यानी कि एंड पार्ट ऑफ द जो स्टमक होगा वहाँ पे अगर अल्सर्स प्रेजेंट होंगे तो उसे ड्यूडिनल अल्सर्स बोलेंगे, विच विल बी द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर्स. Gastric ulcers affect older persons age 55 to 70, found on the lesser curvature and associated with the increased incidence of gastric cancer. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं जो कि टाइप है किसकी, पेप्टिक अल्सर्स की। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ग्रेटर कर्वेचर होता है और दूसरा जो है वो लेसर कर्वेचर होता है। तो जो हमारा अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो इस तरह से ये जो है वो हमारा लेसर कर्वेचर है और यहाँ पे जो है वो हमारा ग्रेटर कर्वेचर आ रहा होता है, और ये जो दूसरा है तरफ हमारे पास जो है वो क्या आ रहा होता है, ग्रेटर कर्वेचर, और दूसरी तरफ जो है वो लेसर कर्वेचर आ रहा होता है। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर में अगर जो है वो अल्सर्स फॉर्मेशन होगी तो गैस्ट्रिक अल्सर्स उसे बोलेंगे, जो कि इंक्रीज इंसिडेंस किसका होगा, एसोसिएट किससे करेगा कि इंक्रीज इंसिडेंस बढ़ जाता है गैस्ट्रिक कैंसर होने का। कॉमन इन स्मोकर्स, और कौन रिस्क पे होगा, जो कि स्मोकिंग करते होंगे, स्मोकर्स पे अगर वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो यूज़ करते होंगे, फेमिलियल पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, और उसमें नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स का जो है फेमिलियल पैटर्न आ जाएगा, एएस से यानी कि अमीनो सैलिसाइलिक एसिड आ जाएगा, अल्कोहल, सिगरेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, जो कि क्या करेंगी, ऐसे पेशेंट्स जो कि पर्सन जो कि इनको यूज़ करते होंगे, इंड्यूस करते होंगे, वो क्या होंगे, वो रिस्क पे होंगे ऑफ डेवलपिंग पेप्टिक अल्सर।
पैथोफिजियोलॉजी, अल्सर्स और ब्रेक इन द म्यूकोजा ऑफ जीआई ट्रैक अकर विद। अब कॉजेज हमारे पास या पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले अगर पायलोरी, एच पायलोरी जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी है उसका इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि स्प्रेड किससे होता है, ओरल टू ओरल भी होता है या फिर फीकल टू ओरल रूट भी होता है, तो ये डैमेज किसको करेगा, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स को रिड्यूस कर देगा इफेक्टिवनेस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, जो कि हमने एच पायलोरी का जो इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से जब वो क्या करेगा कि गैस्ट्रिक जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी उसको डैमेज करेगा। दूसरा आता है कि एनसेड्स जो हैं वो क्या करेंगे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, ठीक है, उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको रिटेन कर रहे होते हैं, उसे इंटैक्ट रख रहे होते हैं, ठीक है, उसे जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो जब क्या होगा कि जो एनसेड्स हैं वो क्या कर देंगे, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस होगी उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, उसको सप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो म्यूकोजल बैरियर था गैस्ट्रिक म्यूकोजा का वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, इम्पेयर होने लग जाएगा और अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाएगा। क्रॉनिक विद द स्पॉन्टेनियस रिमिशंस एंड एक्सेसरबेशन एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, इन्फेक्शन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यहाँ पे बात हो रही है कि स्पॉन्टेनियस रिमिशंस या फिर एक्सेसरबेशन हो रही हैं ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, यानी कि क्या है कि पेशेंट जो है वो क्या है, उसको रिकरेंट जो है वो स्टमक की जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, या फिर जैसे कोई पेशेंट ऐसा जो कि उसे एंटासिड्स जो है वो यूज़ करता रहता है, ठीक है, और कोई ऐसा पेशेंट जो कि जिसका कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जब वो ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है, तो उनकी जो है वो हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, फिज़िकल स्ट्रेस आ जाता है, जैसे कि जैसे हम यहाँ पे डाइट की बात करते हैं, ठीक है, अल्कोहल की कंजम्पशन की बात करते हैं, ठीक है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि कभी जो है वो सप्रेस, मतलब जो उसकी हीलिंग हो जाती है फिर से दोबारा से डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग जो है, ठीक है, वो क्या होने लग जाएगी, वो वीक होने लग जाएगी, ठीक है, उसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होने लग जाएगी, वो वीक होने लग जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में क्या होगा, नॉइंग और बर्निंग पेन इन योर मिडल और अपर स्टमक बिटवीन मील्स और एट नाइट, ठीक है, पेन दैट टेम्परेरी डिसअपीयर्स इफ़ यू ईट समथिंग और टेक एन एंटासिड। इसके अलावा क्या होगा, ब्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न होगा, नोजिया, वॉमिटिंग। इन स्वीयर केसेस सिम्टम्स कैन इंक्लूड, अब स्वीयर जो केसेस अगर हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग की वजह से डार्क और ब्लैक स्टूल आने लग जाएगा, मेलिना की स्टेट हो जाएगी, वेट लॉस, स्वीयर पेन इन योर मिड टू अपर एब्डोमेन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हमें पहले से ही पता है कि हम क्या क्या करेंगे, स्टूल करेंगे फीकल ऑकल्ट ब्लड के लिए, यानी कि फीकल ऑकल्ट ब्लड, यानी कि जैसे मेलिना की अगर स्टेट आ रही है, ठीक है, मेलिना जो है वो देखने के लिए, ब्लड की प्रेजेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड करवाते होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते होते हैं, ताकि स्टूल में जो है वो ब्लड को देख सकें कि प्रेजेंट है या नहीं है। लैब में सीबीसी करवा लेंगे, एलएफ टेस्ट करवाएंगे, अमाइलेज और लाइपेज का टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है, जो कि एंजाइम्स होते हैं हमारे पास उनका, एच पायलोरी का करवाएंगे, जिसमें हमें पता है हम क्या करते होते हैं, यूरिया ब्लड टेस्ट करते हैं, जो हमें पता है बलून ब्लो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है वो फर्स्ट और सेकंड बलून की ब्लो में देखते होते हैं कि कितनी है, अगर हायर होगी तो एच पायलोरी पॉजिटिव होगा। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, स्टूल एंटीजन एसेस करवा लेंगे, ठीक है, यानी कि सीरोलॉजी टेस्टिंग करवा लेंगे, रैपिड यूरिएज टेस्ट करवाएंगे ऑन अ बायोप्सी सैंपल। अपर जीआई एंडोस्कोपी आती है आगे, पेशेंट जो कि क्या होंगे, greater than 50 years होंगे with new onset of symptoms और those with alarm markings include anemia, weight loss और GI bleeding। prefer diagnostic test जो होगा इनके लिए वो क्या होगा कि हमने जो है वो जैसे ऐसा पेशेंट जो कि highly sensitive for the diagnosis of ulcers and allows for biopsy to rule out। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि उनकी जो है वो क्रॉनिक जो स्टेज है, मतलब वो एक्यूट है या क्रॉनिक स्टेज पे है पेप्टिक अल्सर, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो अल्सर्स होंगे उनकी बायोप्सी करवाएंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या कि वो मेलिग्नेंसी में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मेलिग्नेंट तो नहीं हो रहे हैं वहाँ के सेल्स, ठीक है, और साथ में रैपिड यूरिएज टेस्ट करवा लेंगे ताकि एच पायलोरी को भी देख सकें, और इस तरह से हमें पता चल सकता है कि ग्रैन्युलोमास तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो गॉबलेट सेल्स हैं वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि एंडोस्कोपी जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी कि जो स्टेज है जो पेप्टिक अल्सर है वो कहीं जो है वो क्रॉनिक होकर कैंसर जो है गैस्ट्रिक कैंसर में तो डेवलप नहीं हो रहा। देन ट्रीटमेंट हमने पहले से ये भी बात पड़ी हुई है कि ट्रिपल थेरेपी करेंगे फॉर 14 डेज इज़ कंसीडर फॉर द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ये एच पायलोरी के हम केस में करते होते हैं ट्रिपल थेरेपी, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीआईज दे देंगे, क्लैरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन दे देंगे साथ में उसको, ठीक है। अब इन द सेटिंग ऑफ एन एक्टिव अल्सर कंटिन्यू
QD प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स थेरेपी फॉर एडिशनल 2 वीक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम अगर जो है वो एक्टिव अल्सर का मतलब क्या होता है कि ऐसे अल्सर जो कि इन्फ्लेम्ड हों, ठीक है, और पस प्रोड्यूसिंग हो या फिर अगर ब्लीडिंग कर रहे हो तो उन्हें बोलते हैं कि एक्टिव अल्सर्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम जो है वो 2 वीक्स एडिशनल करेंगे। प्रोटॉन पंप की थेरेपी जो होगी, प्रोटॉन PPIs की जो थेरेपी होगी उसको हम 2 वीक्स जो है वो ज़्यादा कर देंगे। गोल हमारा यही होता है कि हम एलिमिनेशन करें H पाइलोरी की इन्फेक्शन की, जो बैक्टीरियल जो है रिमिशन कर सकें उसकी। वंस अचीव्ड री इन्फेक्शन रेट्स आर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक बारी जो है वो सही से ट्रीटमेंट कर लें तो जो री इन्फेक्शन होगा H पाइलोरी की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसके रेट्स कम ही आते हैं। आगे है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एंसर्स जो होंगे उनको जो है वो डिसकंटिन्यू करेंगे। और अगर हमने जो है वो इसके अल्टरनेटिव अगर हमने कुछ यूज़ करना है तो एसिटामिनोफेन जो है उसको हम यूज़ करेंगे। एसिड सप्रेशन एंटासिड्स से करेंगे, ताकि एंटासिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे जो हमारा जो एंटीसाइड्स क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे जो एसिड प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, गैस्ट्रिक कैविटी में। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और इस तरह से एसिड सप्रेशन करवाएंगे। दूसरा, इसके अलावा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो हमारे जो सेल्स होंगे, एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होंगे, उनको क्या करेंगे, उनको सप्रेस करेंगे ताकि एसिड की प्रोडक्शन कम हो सके। और इसी तरह से जो H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में क्या होगा कि जो हमारे पास जो एसिड की प्रोडक्शन होगी हम उसको कम करेंगे, ताकि क्या हो सके, हीलिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा स्मोकिंग सीसेशन करवा देंगे। नो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस अनलेस सर्टेन फूड्स आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे यहाँ पे बात आ जाती है कि हमने देखना है कि पेशेंट जो है अगर जैसे उसे बोलेंगे कि सिट्रस जो कंटेंट का फूड होगा उसे कम ले, क्योंकि इससे जो है वो क्या होगा कि उसके अल्सर जो हैं वो अल्सर्स की वजह से उसको पेन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो सिट्रस फूड उसको बोलेंगे कि अवॉइड करे वो। देन इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट्स को बोलेंगे कि वो रेड जो चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे रेड अनार होता है या फिर चुकंदर हो गया, ऐसी चीज़ें ना खाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब वो ऐसी चीज़ें लेगा, डाइटरी इंटेक करेगा, तो अगर ब्लीडिंग हो रही होगी और अगर पेशेंट जो है वो वॉमिट करता है, इस केस हमें पता नहीं चलेगा कि वो जो वॉमिट में रेड कलर है वो उसके फूड इंटेक की वजह से है या फिर ब्लड की वजह से है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। तीसरी चीज़ हमने पहले भी बात की थी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की, यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो व्यक्ति देख लेंगे तो उसे बोलेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो उसका कम यूज़ करें। अल्कोहल इन मॉडरेशन, मैन अंडर 65 रेशो 2 ड्रिंक्स पर डे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने पहले भी बात की हुई है कि जो मेल और फीमेल होते हैं, जैसे कुछ एरिया जहाँ पे कल्चर है कि अल्कोहल कंजम्पशन का, तो उसमें क्या होगा कि जो वुमेन होती है उनको अलाउ होता है कि 1 ग्लास जो है वो पी सकते हैं अल्कोहल का पर डे, और मेन जो होते हैं वो 2 ड्रिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एज ही मेंशन की हुई है कि जो अंडर 65 होंगे वो 2 ड्रिंक्स ले सकते हैं, और अगर ओवर 65 होंगे और जितनी भी वुमेन है वो सारी 1 ड्रिंक ले सकती हैं पर डे। स्ट्रेस रिडक्शन करवाएंगे। ये हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। देन प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में क्या है कि कंसीडर प्रोफाइलेक्टिव थेरेपी फॉर द फॉलोइंग पेशेंट्स: पेशेंट विद एंसर्स induced ulcers who require daily NSAIDs therapy, patient older than 60 years, patient with a history of PUD यानी कि peptic ulcer disease or a complication such as GI bleeding, patient taking steroids or anticoagulants, और patient with significant comorbid medical illnesses। ठीक है, अब प्रिवेंशन क्या होगी, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, यानी कि हम प्रोफाइलेक्टिक जो होती है ट्रीटमेंट होती है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कॉज को प्रिवेंट करने की, रिस्क को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, ऐसे पेशेंट्स जो कि एंसर्स का यूज़ कर रहे हों, जो कि ओल्डर दैन 60 हों, ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि जिसकी जो पहले से हिस्ट्री हो या फिर कॉम्प्लिकेशन को चल रही हो GI ब्लीडिंग की। ठीक है, और ऐसे पेशेंट जो कि स्टेरॉइड्स या फिर एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह ले रहे हों, ठीक है, या फिर कोई और कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेस, यानी कि उनको जो है वो मल्टीपल डिजीज़ चल रही हों, तो वो प्रोफाइलेक्टिकली हम उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, ताकि रिस्क को कम कर सकें और जो कॉज है उसको प्रिवेंट कर सकें। देन प्रोफाइलेक्टिक regimes जो हमारे पास आते हैं, have been shown to dramatically reduce the risk of cancer, induce gastric and duodenal ulcers, include the use of prostaglandin analog और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली जो हमने बात की थी कि क्या करेंगे, वो एसिड की प्रोडक्शन जो होगी उसको कम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, मीज़ोप्रोस्टोल आ रहा होता है, ओमिप्राजोल होता है और लेंजोप्राजोल है। ये आगे जो है वो उनकी डोजेज लिखी हुई है। ओमिप्राजोल जो होता है, यानी कि राइजेक वगैरह जो होगा, ठीक है, वो किस में आ रहा होता है कि 20 to 40 mg हम देते होते हैं पर ओरल, PO पर ओरल एवरीडे। लेंजोप्राजोल आ रहा होता है 15 to 30 mg पर ओरल एवरीडे, और मीज़ोप्रोस्टोल 100 to 200 माइक्रोग्राम PO पर ओरल 4 times पर डे।
तो इस तरह से जो है वो हम प्रोफाइलैक्टिक रिजीम्स जो है वो देते होते हैं, जो कि हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी कि परफोरेशन एंड पेनिट्रेशन इनटू पेनक्रियाज, लिवर एंड रीट्रोपेरिटोनल स्पेस, यानी कि क्या होगा कि जो अल्सर्स हैं वो परफोरेट हो सकते हैं, पेनिट्रेट हो सकते हैं, यानी कि जब हमने पहले भी बात की थी कि अगर क्या होता है कि कभी कभी होल जो है अल्सर्स की वजह से होल डिवेल्प होने लग जाता है, तो उसकी वजह से परफोरेशन होने के, अल्सर की जो पस होगी उसके, और ब्लड ब्लीडिंग की जो है परफोरेशन होने की, पेनिट्रेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और कहाँ पे ज़्यादा होंगे चांसेस इसके? पेनक्रियाज में, लिवर में और रीट्रोपेरिटोनल जो हमारे पास स्पेस होती है वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि ब्लीडिंग अकर इन 25 to 33% ऑफ केसेस एंड अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ अल्सर डेथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग होती है हमारे पास, जो कि हमें पता है कि कॉम्प्लिकेशन हमारे पास यही आएगी कि अगर जब वो सीवियर केस में चला जाएगा तो 25 to 30% ऑफ केसेस में हमारे पास क्या होती है कि ब्लीडिंग होती है। और 25% जो केसेस में क्या होता है कि ब्लीडिंग की वजह से जो है वो अगर जैसे परफ्यूज़ ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि डेथ भी हो जाती होती है, आगे अल्सर डेथ हो जाती है। देन गैस्ट्रिक सीए यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो हमारे पास अल्टीमेट इवेंचुअली जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो ये आएगी। तो यहाँ तक जो था वो हमारा आज का टॉपिक था पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, थैंक यू।